ही इज करेंटली सर्विंग इन ईवाई आयरलैंड, और इससे पहले ये डिलॉयड में रहे आयरलैंड में, उससे पहले ये पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान में रहे। तो क्लियर बिग फोर जर्नी, जो एक आइडियल जर्नी जिसे हम कहते हैं माशाल्लाह। तो आपके ख्याल में क्या बिग फोर ही कामयाबी का रास्ता है, या नॉर्मल फर्म, नॉर्मल कॉर्पोरेट इज ऑल्सो वे टू सक्सेस? आइलैंड में जो पाकिस्तानी लोग काम करते हैं उनसे बातचीत स्टार्ट हुई। जब उनसे बातचीत स्टार्ट हुई तो समहाउ मुझे एक रेफरल मिला, मुझे ओपनिंग दिखी और बस मैंने अप्लाई किया और अल्लाह का शुक्र है पहली दफा में ही हो गया। तो मुझे कोई वो बंदा जिसको मैं कभी नहीं पहचानता था उसने मुझे रेफर किया। वो इसलिए कि मैं बात से बात निकली, मैंने उसको मैसेज किया, ही वॉज गुड इनफ कि उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया और आहिस्ता आहिस्ता बात चलती रही। आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको एक कंपनी के बारे में पता चला होगा कि उसने पहले लोगों को निकाल के एआई को रखा और अब एआई को निकाल के दोबारा से लोगों को रख लिया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन आवर एलिमनाई सीरीज। एक बहुत ही एसेंशियल सीरीज उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें मैं एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहता हूं, फ्यूचर के सीएफओस, फ्यूचर के पार्टनर्स, फ्यूचर के मैनेजर्स, लेकिन जो आज अपनी एजुकेशन जर्नी में है। और आज का दौर जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन है, और मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, और जहाँ राइट गाइडेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उधर ये एलिमनाई सीरीज बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल सीरीज है। तो इसमें मैं हर वीक गेस्ट इंगेज करता हूं, और वो तमाम गेस्ट जो इस पूरी जर्नी से गुजर चुके हैं, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और आज कॉर्पोरेट में और बिग फोर फर्म्स में सर्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं हर सीरीज में जितने भी हमारे गेस्ट होते हैं, जो हमारे एलिमनाइज होते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालते हैं। क्योंकि देखिए, एज ए स्टूडेंट क्लास लेने आना आपकी मजबूरी होती है कि भाई उससे आपको बेनिफिट होता है, लेकिन इस एलुमनाई सीरीज को अटेंड करना, इसमें आपका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। इसका प्योर ऑब्जेक्टिव होता है कि जो यंग बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, उन्हें गाइड करना, उन्हें हेल्प आउट करना। और इट्स अ कंप्लीटली नॉन मार्केटिंग डिस्कशन, ये एक बिल्कुल न्यूट्रल डिस्कशन होती है, और ऑब्जेक्टिव होता है कि जो अभी एस्पायरिंग हैं, जो फ्यूचर में क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है, जॉब मार्केट में जाना है, उनसे रिलेटेड इश्यूज पर बात की जाए। तो सबसे पहले तो मैं हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, उजैर इकबाल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिमनाई। मैं कहूंगा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपका एक खास दिली रिश्ता जुड़ जाता है, यानी वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं होते, आपका एक दोस्त वाला रिश्ता बन जाता है। वैसे तो हमारे तमाम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रिश्ता होता है, लेकिन उजैर उन चंद लोगों में से हैं कि जिनको हम बाई नेम जानते हैं, यानी आज भी इसका नाम के साथ नंबर मेरे मोबाइल में सेव है। तो ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स, और जो क्वालिफिकेशन को बड़ा स्मूथ मैनर में कंप्लीट करके गए। उजैर एसी से मेंबर हैं, और ओनली ओनली कंप्लीटेड एसी से, कोई एडिशनल इधर उधर भागा भागी नहीं कि ये भी कर लूं वो भी कर लूं, बड़ा फोकस जर्नी इनकी। ही इज करेंटली सर्विंग इन ईवाई आयरलैंड, और इससे पहले ये डिलॉयड में रहे आयरलैंड में, उससे पहले ये पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान में रहे। तो क्लियर बिग फोर जर्नी, जो एक आइडियल जर्नी जिसे हम कहते हैं माशाल्लाह। सो उजैर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और मैं चाहूंगा कि एक तो आप थोड़ा अपने बारे में जैसे बात करें, और थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि हाउ एसीसीए हैज हेल्प्ड यू इन योर जर्नी, और आप कैसा देखते हैं कि एसीसीए ने आपकी सक्सेस में किस तरह कंट्रीब्यूट किया है, प्लीज। जजाकल्ला सर, जजाकल्ला सो मच फॉर हैविंग मी। और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं कहूँ तो ये स्टूडेंट को बेनिफिट करे इंशाल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने आंसर्स को अच्छे से बोलने की, ताकि स्टूडेंट समझे और सुने और उसको गोइंग फॉरवर्ड अपनी लाइफ में यूज़ भी करें। तो सर मैं आपको इसी से थोड़ा सा पहले लेके जाऊँ, अगर मैं तो इसी से शुरू करने से पहले जब मैंने उसका फीस स्ट्रक्चर और सब कुछ देखा, और मैंने सोचा कि इसी से एक रिस्पॉन्सिबल एजुकेशन है। मतलब आप उसको मजाक मजाक में नहीं कर सकते। अगर मैं अपने आप को देखूँ तो ओ लेवल में मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। तो इसी से में आने से पहले मैंने अपने आप को ऐसा प्लान किया, मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालूं, अपने आप को ढकेलूं। तो मैंने सोचा था मैं आपको एसीसी एक सेल्फ फाइनेंस पे करूंगा। मैं अपने माँ बाप से पैसे नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं टीचिंग करूँ, स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ इधर उधर जाके, और मैं लिटरली घर जा जाके पढ़ाता था। जहाँ मैं टाइम नहीं दिखता है क्या टाइम हो रहा है, मैं अपनी थकान नहीं दिखता था, आई जस्ट यूज टू गो एट एवरी हाउस और डोर टू डोर में जाके पढ़ाया करता था। तो उससे मेरे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। और फिर मैं जब एसीसीए स्टार्ट किया तो मुझे पता था कि मुझे एसीसीए ही आगे लेके जाएगा। एसीसीए में जो मैं सीखूंगा वो ही मैं अप्लाई करूंगा, कोई ऐसी नई चीज मेरे अंदर नहीं आएगी। कोई नई चीज मुझे ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ नोवेयर कि यार ये कैसे आ गया है, मतलब फॉर्म लाइफ में जब मैं जाऊँ। तो जो मैं एसीसीए सीखूंगा वही मेरे आगे काम आएगा। तो इसीलिए ड्यूरिंग द एसीसीए जर्नी मेरा एक माइंडसेट था, वो ये था कि मैं एसीसीए को सिर्फ पास करने के मकसद से नहीं पढ़ूं, मैं एसीसीए को समझूं। हर एक चैप्टर को, हर एक पेपर को, हर एक एग्जाम को मैं ऐसे पढूं, ऐसे समझूं कि भाई मुझे ये अप्लाई करना है आगे जाके। ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर दे दिया, घर गया, खत्म, सब भूल गया, नहीं। और इसीलिए जो भी मैं स्टूडेंट, जितनी मैंने क्लासेस ली हैं, सब में मैं अटेंटिव होकर बैठता था।
थोड़ा सा नोटी में था शायद मैं कह सकता हूँ, लेकिन हर क्लास में हर लेक्चर में मैं अटेंटिव था कि मैं सुनूं बात और क्लियर करूं हर चीज़ अपने कॉन्सेप्ट को। ये नहीं कि यार खैर जाने दो, हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा, ऐसे मैंने नहीं किया। और यूजुअली लोगों का मकसद होता है कि 50 इज पास 49 इज फेल, लेकिन मेरा ये नहीं था। मेरा ये था कि जितना अच्छा मैं पेपर कर सकूं उतना मैं करूं। और जैसे जैसे मेरे एसीसीए चलता रहा, मेरे अंदर एक क्लैरिटी थी कि मैं जो है अपनी जॉब स्टार्ट करूंगा जब मेरा एसीसीए पूरा हो जाएगा, क्योंकि कुछ गोल्स थे जो मुझे एसीसीए में अचीव करने थे, अलहमदिल्ला मैंने वो किए। मुझे जल्दी एसीसीए पास करना था, अलहमदिल्ला मैंने किया। मुझे टॉप मारना था पाकिस्तान में, मैंने अलहमदिल्ला वो भी किया। और जैसे मेरे एसीसीए खत्म हुआ, फिर आई स्टार्टेड माई करियर विद पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान। तो जैद मैं एक बात आपकी जर्नी में एक बात लोग बच्चों को क्लियर कर दूं कि भाई ये गरीब बच्चा नहीं था, हाँ भाई, ये मेमन मेमन बच्चा है। तो लेकिन जो इसने बात बोली ना कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी को आइडेंटिफाई किया, और मैं कल एक बच्चा था उसके साथ में पॉडकास्ट कर रहा था, उसने एटीएक्स में पाकिस्तान टॉप सिक्योर किया और वो साथ में जॉब करता था। ये सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान टॉप हासिल किया एटीएक्स में उस बच्चे ने जो जॉब कर रहा है। तो मैं उन बच्चों की जर्नी से हमेशा एक बात आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो काम कर रहा है और साथ में पढ़ रहा है उसके लिए वक्त की कदर बहुत है, और जो फुल टाइम स्टूडेंट है ना उसके लिए वक्त की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको अपनी जर्नी से बताऊं, मुझे याद है जब मैं आईसीडब्ल्यू कर रहा था तो मैं जॉब भी कर रहा था। तो एक आध पेपर ऐसा था, मैंने कहा अब छुट्टियां लूंगा 20-25 दिन की और उसमें पढ़ाई करूंगा। आप यकीन करो 20-25 दिन की छुट्टियां ली, घर में प्रोजेक्टर लगाया था उसमें लगा के लेक्चर देखूंगा। तो उसमें लेक्चर नहीं देखे थे, उस पर ड्रामा देखा था। और वो बड़ा मशहूर ड्रामा था, पता नहीं उस वक्त उस मैं नाम भूल गया हूँ, मायरा खान का, और वो एक और एक्टर था उसका, बड़ा मशहूर चला हुआ था। वो पूरा ड्रामा बैठ के देखा प्रोजेक्टर पे, और पढ़ाई कुछ नहीं करी। उस अटेम्प्ट में फेल हुए और अगली अटेम्प्ट में जॉब के साथ पढ़ा तो पास हो गए। सो दैट्स कंप्लीटली इंपॉर्टेंट, और ये सच्ची बात है कि वक्त की इंपॉर्टेंस, वक्त की कदर उस वक्त आती है जब हम पढ़ाई के साथ चलते हैं। अच्छा उधर एक चीज मैं यहाँ स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट करूंगा। बच्चे पता है क्या समझते हैं कि बस मैंने इसी से कर लिया, मुझे पूरी दुनिया में कहीं भी जॉब मिल जाएगी। सही हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ये 100% सच्ची बात है। लेकिन राइट एक्सपीरियंस के लिए राइट जॉब चाहिए, एंड एसीसीए इज द टूल, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको राइट जॉब तक लैंड कराता है। जैसे मैं आपकी जर्नी देखूं तो यू स्टार्टेड विद पीडब्ल्यूसी पाकिस्तान। अब उजैर मेरा इधर आपसे एक सवाल है, मैं आपकी जर्नी देखता हूँ, इट इज वन ऑफ द आइडियल जर्नी। एक बच्चे ने बिग फोर से शुरू किया और वो बिग फोर में ही घूमता घूमता अपने करियर को आगे चला रहा है। बट अब आपको पता है आजकल मार्केट थोड़ी, इकोनॉमी में रिसेशन है, ग्लोबल इकोनॉमी में वॉर वगैरह सारी चीजें चल रही हैं। अगर बिग फोर में नहीं मिलता तो आपके ख्याल में क्या बच्चा बैठा रहे वेट करे, या बिग फोर के अलावा भी वो करियर शुरू करे? यानी आपने अपने दोस्तों को और सबको देखा होगा, तो आपके ख्याल में क्या बिग फोर ही कामयाबी का रास्ता है, या नॉर्मल फर्म, नॉर्मल कॉर्पोरेट इज ऑल्सो वे टू सक्सेस? इसमें जरूर डिस्कस करें, ये बात मैं उससे सुनना चाहता हूं जिसने पूरा करियर बिग फोर में गुजारा है। बिल्कुल सर, ये सच है कि मैं बिग फोर में रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ। और एसीसीए के बाद पे से लोग जो आए हुए हैं, मैंने काफी लोग ऐसे भी देखे हैं, मतलब मैं नाम तो इधर नहीं लूंगा, बट मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था कोई टॉप 20 टॉप 30 फर्म से, बट आज वो मुझसे बेहतर पोजीशन पे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि बिग फोर इज द एंड गोल, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कहीं भी जॉब मिले, कुछ भी मिले, आप जाओ और सीखो। जबकि मैं जब आयरलैंड में आया, पाकिस्तान में थोड़ा सा एक मैं कल्चर है अंडरस्टैंड के बिग फोर एक ब्रांड ब्रांड ब्रांड। बट मैं आपको ये कहूंगा कि ब्रांड की हद तक है वो। आपको नो डाउट वहाँ पे लर्निंग मिलती है, बट वो ब्रांड की हद तक है। जो आप वहाँ बिग फोर में सीख रहे हो वो आप छोटी फर्म में शायद ज्यादा सीखोगे, क्योंकि देखो बिग फोर एक हाथी है और उसमें आप एक चूटी की तरह होगे। लेकिन किसी छोटी फर्म में जाओगे ना तो आपका कंट्रीब्यूशन उतना ही होगा और बहुत ज्यादा बेहतर होगा। मतलब एक डायरेक्टर लेवल का बंदा भी शायद आपसे आके पूछ रहा हो कि यार आपका क्या आइडिया है इस चीज में। तो मैं ये समझता हूँ कि बिग फोर के अलावा अगर आपको कहीं जॉब मिलती है, गो फॉर इट। इसको एंड गोल ना समझे अपना कुछ। अगर आपको है ख्वाहिश है बिग फोर में जाने की, तो इंशाल्लाह इट विल बी पॉसिबल। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और जगह जॉब करो तो बिग फोर का ख्वाब कभी पूरा ही नहीं होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। फॉर मी आई वुड से कि कभी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर मैं आपको एक अपनी कहानी बताऊं तो एसीसीए में जब मैं आया था तो मैं सोच रहा था कि मुझे टॉप मारना है। कुछ नहीं तो एफ सीरीज में मैं टॉप मारूंगा। और एफ सीरीज में मेरा टॉप नहीं आया, फिर पी सीरीज स्टार्ट हो गई। अब जब पी सीरीज स्टार्ट हुई तो मैं अपने आप से कहने लगा कि यार एफ सीरीज में मैंने क्या लिया, मैं पी सीरीज में क्या ही टॉप लेकर आऊंगा। लेकिन फिर भी मैं पढ़ता रहा। मैंने अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी और बेहतर की कि शायद कुछ हो जाए, और P7 में मेरा टॉप आ गया अलहमदिल्ला। तो फॉर मी नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मतलब आप कहीं भी जाओ, आप उसको बेहतर करो, अच्छे से जॉब करो। ये ना सोचो कि यार मेरी बिग 10 में जॉब हुई है, अब मैं वो वाला काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी मोटिवेशन लूज हो गई, ऐसा हरगिज नहीं है। मतलब कम से कम अपने आप को धोखा ना दो। अपने आप के साथ ट्रुथफुल रहो और इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए रास्ता बनाएगा। उजैर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा मैंने अभी तक आपसे ये नहीं पूछा कि आप ईवाई में किस डिपार्टमेंट में हो। अब मेरा हम्म। सवाल आपसे ये, ना मेरी आपसे पहले इस पे डिस्कशन हुई, मेरा आपसे सवाल ये है कि यार
क्या एक्सटर्नल ऑडिट ही सक्सेस का रास्ता है? क्योंकि अब तो फर्म्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस खुल गए हैं, और आप जैसे बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि अब शायद एक्सटर्नल ऑडिट के अलावा बाकी जो सेगमेंट्स हैं वो फर्म के लिए ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो अच्छा, यस। बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हैं वो एक्सटर्नल ऑडिट में वो कहते हैं कि यार अब एक्सटर्नल ऑडिट में लोग नहीं जाना चाहते, नई जनरेशन उससे दूर भी भागती है, क्योंकि शायद उसमें स्टेच्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कि भाई अगर गलती हो गई, व्हेन यू गो टू अ बिगर लेवल, तो आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि क्या एक्सटर्नल ऑडिट इज स्टिल दैट दैट समथिंग जिसको हम आइडियलाइज करते थे, या हम अदर सेगमेंट्स में भी अपना करियर बना सकते हैं? मैं इस पे यही कहूंगा कि देखें, शुरू में मेरा माइंडसेट था कि एक्सटर्नल ऑडिटर को एक जल्दी ग्लोबल जो है एक्सपोजर मिल जाता है, वो जल्दी बाहर चला जाता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने एडवाइजरी के लोग देखे जो पाकिस्तान से आए हुए थे, मैंने टैक्स के लोग देखे जो पाकिस्तान से आए हुए थे, और इवन कंसल्टेंसी के लोग देखे जो पाकिस्तान से आए हुए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है ऑडिट फर्म्स के अंदर। बट वो कंसल्टेंसी पे थे, वो मतलब इम्प्लीमेंट करवाते थे सॉफ्टवेयर वगैरह, बट इज वेरी मच डिफरेंट टू एक्सटर्नल ऑडिट। बट इस तरह के लोग आए हुए हैं और जॉब्स खुलती रहती हैं। हाँ, दिस इज ट्रू कि एक्सटर्नल ऑडिट में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं। अगर 100 में से 20 बंदे, अगर 100 बंदे आ रहे हैं पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान से बाहर या कहीं भी जा रहे हैं, तो आई वुड से कि 60 एक्सटर्नल ऑडिटर्स के होंगे, 40 जो है बाकी उसमें डिवाइडेड होंगे। दिस इज ट्रू कि एक्सटर्नल में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में ही है। टैक्स के, कंसल्टेंसी के, हर तरह के लोग यहाँ पे मुझे दिखते हैं, मुझे मिलते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह से आए हैं। उधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, भाई आइलैंड गया कैसे? हैं? क्या आपने फर्म टू फर्म स्विच किया, डायरेक्ट अप्लाई किया? व्हाट वाज योर अप्रोच? यानी क्या अप्रोच फॉलो करिए? अगर डायरेक्ट अप्लाई किया तो व्हाट वर द मीडियम्स? इसके बारे में जरूर गाइड करें, क्योंकि जाहिर है अब ये पाकिस्तान में बैठे हुए हर बच्चे का ख्याल है, पाकिस्तान क्या जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, कि हमें बाहर जाना है बस। तो बिल्कुल। व्हाट वाज योर प्रोसेस? क्या आप पहले से क्लियर थे मुझे बाहर जाना है, या इट वाज एन अपॉर्चुनिटी? हाउ यू लोकेटेड इट? इस पे प्लीज डिस्कस कीजिएगा। तो जब मैंने इसी स्टार्ट किया था तो मुझे अंदाजा था कि शायद शायद मैं बाहर चला जाऊं। मतलब मैं 100% श्योर नहीं था कि मैं बाहर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। बट जो एक चीज मैंने मिस की थी ना, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे बाहर जाना नहीं जाना, तो मैंने कनेक्शंस नहीं बनाए। मैंने अपना कनेक्शंस नहीं बनाया, मैंने अपना लिंक्डइन मेंटेन नहीं किया। लेकिन बाय द टाइम जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मुझे बाहर जाना है, तब जाके, मतलब फॉर मी इट वाज लेट, शायद मैं पहले कर चुका होना चाहिए था मुझे, कि फिर मैंने कनेक्शंस बनाना शुरू किए, मैंने अपना लिंक्डइन डेवलप करना स्टार्ट किया। मैंने लोग ढूंढना स्टार्ट किया जो बाहर ऑलरेडी काम करते हैं, उनसे बातें करना शुरू की। जब उनसे बातें की तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको लेने चाहिए। अब मुझे वो पहले पता होना चाहिए था, बट मैंने कभी रियलाइज नहीं किया, मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं थी। बट जैसे जैसे क्लैरिटी आई, मैंने स्टेप्स लेता गया, लोगों से मेरी बातचीत हुई, फिर मुझे डिस्कवर हुआ कि आइलैंड भी एक मुल्क है जहाँ पे लोग जा रहे हैं। मतलब पहले मेरा था यूके जाने का मूड था। अब यूके से मुझे इंटरव्यूज की कॉल भी आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, वही लोगों से मिल मिल के, रेफरल ले लेके, कनेक्शंस बिल्डअप कर करके वो मुझे रेफर करते गए। मुझे कॉल, इंटरव्यूज की कॉल आती रही। बट बाय द टाइम आई रियलाइज कि यार यूके जो एक वो जगह है जो थोड़ा सा भी अंडर प्रेशर चलता है, वहाँ पे वर्कलोड इज वे टू मच। मतलब जस्ट लाइक पाकिस्तान आई वुड से। तो ऐसे करते करते मुझे आइलैंड डिस्कवर हुआ। आइलैंड में जो पाकिस्तानी लोग काम करते हैं उनसे बातचीत स्टार्ट हुई। जब उनसे बातचीत स्टार्ट हुई तो समहाउ मुझे एक रेफरल मिला, मुझे ओपनिंग दिखी, और बस मैंने अप्लाई किया। और अल्लाह का शुक्र है, पहली दफा में ही हो गया मेरा। उधर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपने बोली कि मुझे रेफरल मिला। अब यहाँ एक बड़ी जी। इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये रेफरल फैमिली रेफरल था, कोई ऐसा खानदानी हवाला था? क्योंकि एक एक ही बड़ी सोच है कि भाई रेफरेंस से नौकरी मिलती है। जब मैं भी एक रीसेंट मीटअप में था लाहौर इस्लामाबाद में, बच्चों से बात कर रहा था, तो मैंने इस पे बात करी। मैंने कहा देखो यार, रेफरेंस यूज करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब अल्लाह ने किसी को हुस्न दिया, किसी को दौलत दी है, किसी को बड़े माँ बेशक। बाप दिए हैं भाई, किसी को अच्छा दिमाग दिया, सब अपना अपना यूज करते हैं। तो रेफरेंस यूज करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने कहा मिसकॉन्सेप्शन ये कि रेफरेंस सिर्फ ब्लड रिलेशन की वजह से आता है, जबकि नहीं मैं नहीं। हमेशा कहता हूँ कि इट्स नेटवर्किंग। व्हेन यू नेटवर्क विद पीपल, व्हेन यू Exactly. टॉक विद द पीपल, दैट इज योर रेफरेंस। क्या रे, एक बच्चा Exactly. मुझसे मिला, ये वो, उसने कहा सर आप यहाँ रहते हो, चाहिए है ये, और मुझसे कनेक्शन में अब मेरे दिमाग में कोई भी ओपनिंग आएगी तो कहूंगा हाँ यार मैं एक ऐसे बंदे से मिला हूँ। तो दैट इज रेफरेंस, यही रेफरेंस है मेरी नजर में। तो आप बिल्कुल। जैसे आयरलैंड गए तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट रेफरेंस? क्या वो ब्लड रिलेशन रेफरेंस है, या वो नेटवर्किंग वाला रेफरेंस देखिए सर, अगर वो ब्लड रिलेशन होता ना, तो मैं भी वही होता जहाँ मेरा बड़ा भाई काम कर रहा है, और मैं जो है वो यूके में काम करे, यूके के आइलैंड के अंदर काम कर रहा है। बट वो, अगर मैं रेफर ब्लड रिलेशन पे जाता तो शायद मैं वहीं जाता, क्योंकि वो मुझे रेफर कर देता इजीली और मेरी इजीली जॉब हो जाता। लेकिन नहीं, मैंने अपना नेटवर्क इतना बड़ा कर लिया था, मैं इतने लोगों को जानता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई, वो बंदा जिसको मैं कभी नहीं पहचानता था, उसने मुझे रेफर किया। वो इसलिए कि मैं बात से बात निकली, मैंने उसको मैसेज किया, ही वॉज गुड इनफ कि उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया, और आहिस्ता आहिस्ता बात चलती रही। तो
योर नेटवर्क इज लिटरली योर नेटवर्क, टू बी ऑनेस्ट। मैं ये बात सच कहूंगा, तो जितना आप लोगों से मिल सको, जितना कम्युनिकेट कर सको वो करो। अपना लिंक्डइन डेवलप करो, वो बड़ी हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है। आपको कहीं जगह जगह के लोग मिलेंगे, शायद आपको जो पता नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि आयरलैंड मैंने डिस्कवर किया कि वो भी एक मुल्क है। मेरी ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं, तो लोगों से बात कर करके मैंने डिस्कवर किया कि आयरलैंड इज वन ऑफ द मुल्क टू, जहाँ पे लोग आ रहे हैं, पाकिस्तानी आ रहे हैं, इंडियंस आ रहे हैं, सब आके जॉब कर रहे हैं। वहाँ पे बिग फोर है, सब कुछ है। इवन यहाँ पे गूगल का ऑफिस, मेटा ऑफिस, टिकटॉक ऑफिस, सारे हब्स जो हैं यहीं पर ही है। क्योंकि ये थोड़ा सा टैक्स में लीनियंट है, यहाँ पे टैक्स कम है, कॉर्पोरेशन टैक्स। तो अब मुझे लोगों से बात करके पता चला कि आयरलैंड इज वन ऑफ द कंट्री। तो बस लोगों से बात करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना नेटवर्क ग्रो करो, शर्माओ नहीं किसी से बात करने में। कम्युनिकेशन इज द की, टू बी ऑनेस्ट। और जब आप यहाँ पे आके जॉब करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा आपको किस किस तरह के लोगों से बात करनी पड़ती है। क्योंकि ऑडिट के अंदर कम्युनिकेशन, मैं कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कम्युनिकेशन अपनी पहले से ही स्ट्रांग रखो, वो हर जगह काम आती है। मतलब लोग सिर्फ समझते हैं कि ऑडिट नंबर्स है। या तो आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करना चाहो डाटा वगैरह, तो पहले वो ये सवाल पूछते हैं क्यों चाहिए। अब जो सिर्फ किताब से पढ़ कर आया होगा वो बोलेगा कि मुझे ये चाहिए। अब क्यों चाहिए तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सही कह रहे हैं। तो आप जितना कम्युनिकेट करोगे, जितना उनको इंप्रेस कर सकोगे भाई मुझे क्यों चाहिए, तो फिर वो इतना अच्छा आपसे डील भी करेंगे, आपको उतनी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा और सब कुछ होगा। और इस तरह से आपको आगे भी जॉब्स मिलेंगी। आई हैव सीन मैनी पीपल हियर जो क्या करते हैं, ऑडिट फर्म्स में होते हैं, अपने क्लाइंट से इतना अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं कि वो इवेंचुअली वही जॉब कर रहे होते हैं जो उनका क्लाइंट होता है। यस। तो कम्युनिकेशन इज द की फॉर एवरी रोल, टू बी ऑनेस्ट। और मैं तुम्हारी वीडियोस भी देखता हूँ, बाय द वे तुम्हारी उसमें कम्युनिकेशन अच्छी है, जिसमें तुम वो रनिंग सीरीज बना रहे थे। सो उजैर, दो सवाल। पहला, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि तुम एक डेवलप्ड कंट्री में हो जहाँ टेक्नोलॉजी, मैं कहूँगा पाकिस्तान इंडिया वगैरह से ज्यादा, और दे आर अर्ली अडॉप्टर्स। हाउ टेक्नोलॉजी इज इम्पैक्टिंग द प्रोफेशन? यानी तुम 10 years डाउन द लाइन क्या देखते हो कि क्या इंसान खत्म हो जाएंगे इस फील्ड से, जो एक बड़ी बात है ना, या आप देखते हो कि प्रोफेशन इवॉल्व कर जाएगा, हमारा रोल बहुत ज्यादा एनालिसिस इवैल्यूएशन इस तरफ आ जाएगा? तो टेक्नोलॉजी को तुम किस तरह देखते हो, हाउ इट विल इम्पैक्ट द प्रोफेशन? सर इट टोटली डिपेंड्स कि आप टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करते हो, आप उसको सीखते हो कि नहीं सीखते हो। जैसे मैं अपने साथ एआई को साथ लेके चल रहा होता हूँ, तो मैं बिल्कुल ये नहीं समझता कि वो मुझे खत्म कर देगी। वो मेरे साथ रहेगी जब तक मैं उसको अपने साथ रखूंगा। जहां मैंने रुक गया वो मुझे ओवरलैप कर जाएगी। बट ये नहीं है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम लोग फारिग बैठ जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे, ऐसा आगे नहीं है, बिल्कुल नहीं समझता ऐसा। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे एआई बहुत हेल्प करती है। अगर मुझे अग्रीमेंट्स बनाने हो, मुझे अच्छे से एनालिसिस बनाने हो, वो मेरे टाइम को थोड़ा सा इफेक्टिव बना देती है, मेरे काम को इफेक्टिव बना देती है। बट अगेन मैं इसको एनिमी नहीं मानता। मैं इसको ये नहीं समझता कि वो मेरी जॉब खा जाएगी या नहीं खा जाएगी। और अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको एक कंपनी के बारे में पता चला होगा कि उसने पहले लोगों को निकाल के एआई को रखा, और अब एआई को निकाल के दोबारा से लोगों को रख लिया। तो अब एआई चलाने के लिए भी इंसान चाहिए, और वो इंसान जिसको नॉलेज हो। मतलब एआई को आपने प्रॉम्प्ट देना है ना, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उसको प्रॉम्प्ट क्या दोगे, वो काम क्या करेगी। तो इवेंचुअली ह्यूमन की नीड हमेशा रहेगी। मैं नहीं समझता कि आप कंप्लीटली ओवरलैप हो जाओगे। हाँ, आपको एआई सीखना लाजमी है। यही नहीं कि आप बैठे रहो कि यार मैं अभी तक पेपर ऑडिट करूंगा, मैं ऐसे एक्सेल तक ही रहूंगा, ऐसा हरगिज नहीं है। डोंट कीप योर सेल्फ डिस्ट्रैक्टेड। कीप लर्निंग, जितने भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसको सीखते रहो। प्रॉम्प्ट कैसे बनाते हैं वो सीखो, मैक्रो सीखो, इट विल इवेंचुअली हेल्प यू आउट। बट डरो नहीं, एआई आपको खाएगी नहीं। मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा कि जब दुनिया में ईआरपी आया था तो प्रोफेशन इवॉल्व हुआ था। पहले लोग एक्सेल पर काम Exactly. करते थे, फिर ईआरपी ने पूरी गेम बदल दी। अच्छा, उससे भी पहले जब एक्सेल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तो खातेदारी होती थी। तो फिर हाँ, एक्सेल आया तो प्रोफेशन इवॉल्व हुआ। सो एवरी टाइम द प्रोफेशन इज इवॉल्विंग। और ना सिर्फ आप लोग को हेल्प करता है, हमें एज टीचर्स बहुत हेल्प करता है। अभी मैं सोचता हूँ शायद मेरी टीचिंग की दुनिया को ही बहुत आसान कर दिया। मुझे पूरी किताब पढ़नी नहीं है, पूरी किताब अपलोड करता हूँ, कहता हूँ भाई इसे मेरे लिए एनालाइज कर दो, ये जवाब ढूंढ के दे दो। तो इट्स ऐसे ही कंप्लीटली ट्रू। एक आखिरी मशवरा टू ऑल एस्पायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो फ्यूचर में आपकी जगह बैठे होंगे, आप यहाँ के बैठे होंगे, और इतना कंफ्यूजन का दौर और इतनी मिस इन्फॉर्मेशन। यानी मैं कहता हूँ कि आज मोटिवेट करने वाले लोग कम है, डीमोटिवेट करने वाले ज्यादा है। बच्चा जर्नी के बीच में तो कह रहा है भाई तुम क्या कर रहे हो। अब आज का दौर ऐसा हो गया है कि गधे पर बैठे हो तो लोग बोलेंगे गधे पर जुल्म कर रहे हो, गधे के साथ चलोगे तो बोला देखो कितना बेवकूफ है, गधा होते हुए उसके साथ चल रहा है। तो किसी हाल में लोग खुश नहीं हो सकते सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसे। व्हाट इज दैट फाइनल पीस ऑफ एडवाइस जो आप आज एस्पायरिंग स्टूडेंट्स को, जो जर्नी ज्वाइन कर रहे हैं, जर्नी के बीच में हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उनको ये कहूंगा कि भाई देखो, अपना गोल बनाओ एंड स्टिक टू दैट गोल। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो आपको क्या क्या बातें कहेंगे नहीं पता।
और मेरे हिसाब से ना नेगेटिव बात करने वाले ज्यादा वही होते हैं जो खुद अचीव नहीं कर पाए होते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बस एक सच बात कह रहा हूँ कि मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं। तो जितने भी लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, पहले आप उनसे पूछो कि आपने क्या अचीव किया, वेयर आर यू। आप पहले उनसे पूछो, आपका गोल अगर सेट है ना, आपको पता है कि यार ये जो बात कर रहा है मैं उसको यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल सकता हूँ। आप कुछ नहीं करो, आपको पता है कि एसीसी है, आपको पता है आपको यहाँ जाना है, यहाँ नहीं तो यहाँ जाना है। यू शुड हैव योर गोल रिटन डाउन समवेयर, और आप उस गोल पे फोकस रहो, और आप किस तरह उसको अचीव कर सकते हो वो चीजें लोगों से पूछो। ये ना पूछो कि यार मैंने एसीसी कर लिया, क्या मैंने सही क्या गलत किया, वो आपने कर लिया। अब आप पीछे नहीं जा सकते दुनिया में। अब आपको आगे क्या करना है, आपसे लोगों से वो एडवाइस दो, लोगों से वो पूछो कि यार मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, खत्म बात। कोई नेगेटिव बात कर रहा है उसको सुन लो, उसको खुश कर दो, लेकिन उसको फिर भी ये पूछो कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, आपके पास वो एडवाइस है तो आप मुझे वो बताओ। अगर नहीं है तो इट्स ओके, आई विल गो समवेयर एल्स। एंड अगेन आई वुड से, डोंट स्टडी एसीसी जस्ट टू पास द एग्जाम, स्टडी टू लर्न, स्टडी बिकॉज यू नो यू नीड टू अप्लाई इट इन योर फ्यूचर वर्स। तो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं करो, सीखने के लिए सीखिए करो। और लिंक्डइन अपना ग्रो करो, अपना नेटवर्क ग्रो करो, कम्युनिकेशन अपनी स्ट्रांग करो, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। उजैर, मैं कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पॉडकास्ट आज की हैं। बड़े आपने रेलेवेंट क्रिस्प जवाब दिए हैं और वेरी यूजफुल फॉर द ऑडियंस। और ये सारी चीज़ें असल में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, समझाने के लिए। और ऑब्जेक्टिव मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जहाँ डीमोटिवेशन की दुनिया है वहाँ एक मोटिवेशन एग्जिस्ट करती है, वेयर देयर आर रियल एग्जांपल्स। और मैं एलिमनाई सीरीज आज से 2 साल पहले कर रहा था, फिर छोड़ दी थी, फिर अभी मैंने, आप समझो भी ये इस सीजन के आप थर्ड गेस्ट हो। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एग्जाम्पल्स लोगों को असल में गाइड करती हैं एंड इट मोटिवेट देम। सो जैर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने अपने वर्किंग डे में, वर्किंग आवर्स में से टाइम निकाला। सो थैंक यू। और ये शक नहीं कीजिएगा, वर्क फ्रॉम होम वाली दुनिया में काम करता है भाई। तो ऐसा नहीं कि भाई ये तो घर पे बैठा हुआ है, नहीं। ये अब मेरा हाल है, पूरी दुनिया शायद वर्क फ्रॉम होम चली गई, और पोस्ट कोविड शायद दुनिया कभी पुरानी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे ही इतनी ऐसे ही। दुनिया चेंज होगी। So, Zaid, thank you for taking out time, and it was a great session. Thank you. जजाक